इस डीप डाइव में आपका स्वागत है। आज हम एक बहुत दिलचस्प सवाल की तह में जा रहे हैं जी। मुस्लिम जगत में साइंस और दुनिया की दूसरी जानकारी, जिसे हम दुनियावी इल्म या अक्ली इल्म कहते हैं। हाँ, वो मतलब हाशिए पर क्यों चली गई? ये वाकई एक बड़ा सवाल है। हमारे पास इस्लामी स्वर्ण युग से लेकर आज के भारत तक के कई स्रोत हैं। देखते हैं ये गुत्थी सुलझती है या नहीं। बिल्कुल। और हमारा मिशन यही समझना है कि एक तहजीब जो कभी आप देखिए ज्ञान विज्ञान में दुनिया को राह दिखा रही थी, बिल्कुल, वो धीरे धीरे इस रास्ते से हटी क्यों? क्या ये सिर्फ मजहबी सोच का नतीजा था, या फिर जैसा आपने कहा इसके पीछे सियासत, पैसा, इदारे ये सब भी थे? हाँ, और ये सोचना ही मतलब कमाल का है। एक वक्त था जब मैथ्स, मेडिसिन, एस्ट्रोनॉमी, जी हाँ, इन सब में इस्लामी दुनिया का बोलबाला था। तो फिर ये गाड़ी पटरी से उतरी कैसे? चलिए इसी को खोलते हैं जरा। शुरू करते हैं स्वर्ण युग से। स्वर्ण युग, तब तो लगता है अक्ली यानी तर्क वाली और नकली यानी धार्मिक ग्रंथ आधारित जानकारी, उसमें एक बैलेंस था। हाँ, काफी हद तक कह सकते हैं। मदरसों में दोनों तरह की तालीम होती थी, पर यह भी है कि जो ऊंचे दर्जे की साइंटिफिक रिसर्च थी, अच्छा, वो अक्सर शाही दरबारों या फिर निजी सरपरस्ती में होती थी। स्रोतों को देखें तो गिरावट की असल वजह शायद मजहब और साइंस का कोई सीधा झगड़ा नहीं था। तो फिर क्या था? बड़े सियासी और संस्थागत बदलाव, जैसे अब्बासी खिलाफत जब कमजोर हुई, हाँ, राजनीतिक उथल-पुथल मची, तो जो महंगी साइंटिफिक रिसर्च होती थी उसके लिए शाही मदद मिलनी बंद हो गई। पैसा रुक गया एक तरह से। तो ये कहना ज्यादा सही होगा कि विज्ञान को धक्का मजहब से नहीं, बल्कि सियासी और माली हालात बिगड़ने से लगा। बिल्कुल, ये ज्यादा सटीक लगता है। और शायद इसी माहौल में उल्मा यानी मजहबी विद्वानों का असर बढ़ा। हाँ बिल्कुल। देखिए, जब सियासी खालीपन आता है तो कोई ना कोई उसे भरता है। उल्मा ने वो भूमिका निभाई। और पैसा तो हमेशा ही बड़ा फैक्टर होता है। हाँ, वो कैसे? वक्फ यानी जो दान से मदरसे चलते थे जी, उनका ज्यादातर पैसा अब नकली इल्म पर लगने लगा, मतलब मजहबी और कानूनी पढ़ाई पर। तो ये सोच के टकराव से ज्यादा ना संसाधनों के बंटवारे और प्राथमिकताओं का मामला बन गया कि पैसा कहाँ लगेगा। अच्छा, ये बात समझने वाली है। यहाँ एक और अहम मोड़ का जिक्र आता है स्रोतों में। 11वीं सदी में अल गजाली की किताब तहाफुत अल फलासिफा, हाँ, फिलोसोफर्स की नामौजूनियत, इसने क्या असर डाली है? तो बड़ा नाम है जी। ये बहुत बड़ा मोड़ था। अल गजाली ने यूनानी फलसफे से जो मुस्लिम दार्शनिक प्रभावित थे उनकी जोरदार आलोचना की। किस बात पर? खास तौर पर कारणता यानी कॉजालिटी के सिद्धांत पर। उनका मानना था कि दुनिया में चीजें कुदरती नियमों से नहीं होती। तो फिर कैसे? हर पल ईश्वर की सीधी मर्जी से होती हैं। इसे ओकेजनलिज्म कहते हैं। मतलब आग रुई को इसलिए नहीं जलाती कि आग में जलाने की ताकत है, अच्छा, बल्कि हर बार ईश्वर का हुक्म होता है तब जलती है। अरे इस सोच ने कहीं ना कहीं दुनिया को नियमों के आधार पर समझने की जो वैज्ञानिक कोशिश है उसे कम अहम बना दिया। वाह, ये तो मतलब विज्ञान की जो बुनियाद है कि दुनिया कायदे कानून से चलती है, उसी पे एक तरह का सवाल उठा दिया। बिल्कुल, एक बड़ा वैचारिक बदलाव था ये। और क्या इसी दौर के आसपास इज्तिहाद यानी आजाद सोच, तर्क, उस पर भी रोक लगने लगी? सही कहा आपने। लगभग 12वीं से 14वीं सदी आते आते इज्तिहाद की जगह तकलीद ने ले ली। तकलीद मतलब पहले से जो तय हो चुके कानूनी स्कूल हैं या नियम हैं उनका बिना सवाल किए पालन करना। अच्छा, आंख बंद करके मानना। हाँ, एक तरह से। बड़े सुन्नी कानूनी विद्वानों ने कहा कि भाई जरूरी मसलों के हल तो पहले ही दिए जा चुके हैं, अब नया सोचने की जरूरत नहीं। इससे कानूनी मामलों में स्थिरता तो आई। शासकों को भी ये ठीक लगा क्योंकि वो अपनी लेजिटिमेसी के लिए उलमा पर निर्भर थे। हाँ, ये तो है। नतीजा, इज्तिहाद यानी नई सोच और तर्क की गुंजाइश कम होती गई और तकलीद का चलन बढ़ गया। मदरसों का फोकस भी पूरी तरह कानूनी और मजहबी पढ़ाई पर सिमट गया। और इसी तकलीद से उलमा या मौलाना का समाज में असर कैसे जुड़ा? क्योंकि इस्लाम में तो कोई पादरी जैसा तय ओहदा नहीं होता है ना। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। मौलाना तो बस इज्जत देने का एक तरीका है, कोई रस्मी ओहदा नहीं है। सुन्नी इस्लाम में कोई चर्च जैसा संगठित ढांचा है भी नहीं। तो फिर असर कैसे बढ़ा? हुआ ये कि जब तकलीद जरूरी हो गई तो आम लोगों को अपने रोजमर्रा के मसलों के लिए धार्मिक, कानूनी इन्हीं उलमा के पास जाना पड़ा जो पुराने नियमों के जानकार थे। अच्छा, निर्भरता बढ़ गई। हाँ, निर्भरता। यहीं से समाज में उनका असर और दबदबा बना।
किसी सरकारी या धार्मिक पद की वजह से नहीं, बल्कि इस समाजशास्त्रीय निर्भरता की वजह से। ये तो हुई इतिहास की परतें। अब जरा भारत पर आते हैं। स्रोत भारत के बारे में क्या कहते हैं, खासकर 1857 के बाद? हाँ, भारत में कहानी और थोड़ी पेचीदा हो जाती है। 1857 के बाद देखिए, मोटे तौर पर दो रास्ते दिखते हैं। कौन कौन से? एक तरफ थे सर सैयद अहमद खान और उनका अलीगढ़ आंदोलन। उन्होंने अंग्रेजी और पश्चिमी साइंस को इस्लामी तालीम से जोड़ने की जोरदार कोशिश की। इसे आप एक तरह का आधुनिक इज्तिहाद कह सकते हैं। और दूसरा? दूसरी तरफ था देवबंद आंदोलन। इन्होंने पारंपरिक नकली इल्म और तकलीद पर पूरा जोर दिया, पश्चिमी या दुनियावी तालीम को उतनी अहमियत नहीं दी। तो क्या देवबंद ने मतलब पूरी तरह से पश्चिमी ज्ञान को नकार दिया था? और आज भी जो हम देखते हैं, कुछ मदरसों में आधुनिक दुनियावी इल्म से परहेज सा दिखता है। हाँ, उसकी क्या वजह बताई जाती है स्रोतों में? पूरी तरह नकारा तो शायद नहीं कह सकते, लेकिन उनका मुख्य फोकस पारंपरिक इस्लामी ज्ञान ही रहा। आज के परहेज के पीछे स्रोत दो मुख्य वजह बताते हैं। क्या है वो? एक, कुछ पारंपरिक उलमा का अपना रुतबा और अधिकार बनाए रखने का स्वार्थ। उन्हें शायद ये डर है कि नई तालीम आएगी, लोग सवाल पूछेंगे तो उनका असर कम होगा। निहित स्वार्थ। और दूसरी वजह? दूसरी वजह जो स्रोत बताते हैं वो थोड़ी सियासी है, मतलब सियासी फायदे के लिए इस स्थिति का कथित इस्तेमाल। जहां वोट बैंक के लिए पुराने ढांचों को बनाए रखना, उनमें बदलाव न लाना, कुछ राजनीतिक दलों के लिए ज्यादा मुफीद समझा जाता है। अच्छा। स्रोत इसे एक अजीब सा गठजोड़ कहते हैं जो तरक्की में रुकावट बनता है। तो कुल मिलाकर देखें तो दुनियावी इल्म से दूरी के पीछे सिर्फ मजहबी सोच नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। सियासी गिरावट, फंडिंग में बदलाव, इज्तिहाद का दरवाजा बंद होना और फिर तकलीद पर आधारित उलमा के असर का संस्थागत हो जाना, ये सब बड़े कारण रहे हैं। बिल्कुल, ये कई चीजों का मिला जुला असर था। और अगर दोबारा इस ज्ञान से जुड़ना है तो इन ऐतिहासिक रुकावटों को समझना होगा, उन पर सवाल उठाने होंगे। कैसे? नकली इल्म में एक नया संतुलन बनाना होगा। और हाँ, मजहबी लीडरशिप की भूमिका को भी बारीकी से देखना होगा, ताकि वो निहित स्वार्थों का जरिया ना बने। बिल्कुल। और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। जरूर। अगर पुराने जमाने में तकलीद पर जोर एक खास तरह के सियासी निजाम में स्थिरता लाने से जुड़ा था, हाँ, तो आज के बदले हुए दौर में, जहां समाज ज्यादा आधुनिक हैं, विविध हैं, लोकतांत्रिक हैं, और जहां स्थिरता के मायने और तरीके बदल गए हैं, क्या तकलीद और इज्तिहाद के बीच का रिश्ता और संतुलन भी अलग तरह से काम कर सकता है? ये करना चाहिए? सोचने वाली बात है।